तो फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। चैप्टर अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना के प्रश्नावली की सीरीज क्रम में हम आज प्रश्नावली 3.5 को देखेंगे और सीखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु होगी, उसको हम हमेशा याद रखेंगे क्योंकि आगे की क्लासेज में भी हमें मदद करेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रश्नावली 3.5 में हमसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। गुणनखंड वृक्ष दिए हुए हैं, इसको अंग्रेजी में फैक्टर ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर ट्री दिए हैं। इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। अब हमको क्या लिखना है? अज्ञात संख्या। अज्ञात संख्या का मतलब समझते हैं? छिपी हुई संख्या। क्या होता है? छिपी हुई संख्या। ठीक है, छिपी हुई संख्या हमसे पूछ रहा है। तो पहला में देखिए क्या है? 60 है। 60 को क्या लिखा है? 6 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है। अब 6 को देखिए, 6 को यहाँ पे क्या लिखा है? 2। तो यहाँ ये इस स्थान पर क्या होगा? तो 6 है, तो 6 में डिवाइड कीजिएगा कितना? 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें देखिए 5 दिया हुआ है, ये 10 का फैक्टर किया है तो 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर बी को देखिए। क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं कि 60 को क्या दिया है? 30 दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 30 दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? कुछ भी नहीं दिया है, दोनों खाली है, दोनों को भरना है। तो 10 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं? तो इसको 2 से इसको 5 मरतबे तोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो हम जानते हैं कि किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो एक को और स्वयं उस संख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक और वो संख्या खुद सभी में भाग लगते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? तीसरा क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। ये क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब इसका हमको क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कीजिए, यहाँ क्या हो जाएंगे? 3 3 3 3, फिर 3 से लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 1। ठीक है, अब कितना से लगेगा? ठीक है, तो अब देखिए, तो 101 से भी लग जाएगा। ठीक है, 101 में गुना कीजिएगा, 101 में गुना कीजिए 11 से कीजिए पहले, 101 से नहीं, 11 से करेंगे तो 101 मरतबे जैसे आएगा 101। यहाँ पे आगे कितना से करना है? 11 से करना है। ठीक है, अब देखिए गुना 11 की ये क्या हो गया? 101 101, क्या 1 1 1 1। ठीक है, ये आ गया, इतना आ गया, तो हम 11 से किए तो ये आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड को लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। ठीक है, तो हमको क्या क्या आया? 3 गुना 3 गुना 11 गुना 101। ठीक है, तो दी हुई संख्या के क्या हो गए? ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये क्या हो गई? 5 अंकों की छोटी संख्या। 1 2 3 4 5 अंक हो गए, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई।
अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे भी अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे क्या हो जाएंगे, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे क्या हो जाएंगे, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब 2 से लगेगा नहीं, अब कितने से लगेगा, 5 से लगेगा, कितना, फिर 5 से 5, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कहेगा अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 4 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड इतना होता है, ठीक है। अब हमसे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1729 के क्या करना है, सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए, ठीक है। तो हमको संख्या कितना दिया हुआ है 1729, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, कितना से 7 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 3 32, 7 चौका 28, उसके बाद क्या हो जाएगा 32 4 49, 7 7 49, ठीक है। इतना होगा। अब इसमें कितना से लगेगा 13 से लगेगा, तो 13 से क्या हो जाएगा 13 1, तो 13 तो उधर हो जाएगा 11 7 13 7 107, 13 9 107, 13 9 107। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड इसका कितना हो जाएगा 7 × 13 × 19, ठीक है। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब सभी अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर चुके हैं। अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है, उन्हें आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम का मतलब समझते हैं, आरोही का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम। अगर हमसे पूछ देता अवरोही, तो अवरोही का मतलब क्या होता है घटते क्रम। तो आरोही क्रम को लिखने के लिए सबसे पहले हम 12 को लिखेंगे। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा 7 × 13 × 19, ये इसका क्या है आरोही क्रम है। क्या है आरोही क्रम है, ठीक है। ये इसका आरोही क्रम हो गया। अब ठीक है, अब हमसे आगे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए, ठीक है। तो 2 अभाज्य, क्रमागत का मतलब क्या है लगातार। तो 2 क्रमागत को हम देखते हैं तो क्या अंतर है, इसमें से कितना अंतर है 6 है, इसमें भी अंतर कितना है 6 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में क्या अंतर है 6 का अंतर है। तो लिखेंगे कि 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर 6 है। इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम अच्छा से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 6ठा नंबर में हमसे क्या कह रहा है,
छठा नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अब तीन क्रमागत का मतलब आप जानते हैं लगातार क्रमागत का मतलब लगातार। तो तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, तो मान लीजिए तीन क्रमागत संख्याओं क्या हो गए, 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है, ये हो गए। अब इसका हम गुणनफल देखते हैं, तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 2 का 3 बार पहरा पढ़ेंगे क्या, 6 6 को 4 बार पढ़ेंगे तो 24 आ गया। अब 24 को ये क्या हो गया, गुणनफल हो गए, 24 गुणनफल हो गए। अब गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है, तो 6 से विभाजित करके देखिए तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो विभाजित होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि हाँ 24 6 से विभाज्य है। अब इसको हम समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम क्रमागत पूछ रहे थे, 3 और ले लेते हैं। 5 गुने 6 गुने 7 क्या हो जाएंगे, 6 × 30 210। अब 210 6 से विभाजित है, तो इसको देखेंगे तो 3 बार 36 18 30 6 × 30 कट दिए। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि क्या है, 210 6 से विभाज्य है। एक और एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, क्या 8 9 10 9 72 720 बटा 6, एक बार में 2 120 हो गए। तो क्या हो गया, 720 भी 6 से विभाज्य है। इस तरह से हम देखते हैं कि तीन क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल होगा सदैव 6 से विभाजित होगा, हम उदाहरणों से देख चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हम 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि दो क्रमागत विषय संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। यहाँ पे शायद ये गलत टर्म है, यहाँ पर विषम संख्याएं होना चाहिए। क्या है, विषम संख्याएं, क्या विषम संख्याओं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दो विषम संख्या, तो दो विषम संख्याएं लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या 3 और 5, ये दोनों क्या है, विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। इसका योग कितना हो जाएगा, 8 8 4 से विभाजित है, तो हाँ तो लिखेंगे कि 8 4 से विभाज्य है। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। विषम संख्या क्या हो गया, 7 7 9, कितना आ गया, 16 4 से विभाजित है, हाँ 16 4 से विभाज्य है। और एक देख लेते हैं, मान लीजिए 23 25, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 48 48 भी 4 से विभाजित है, 4 से विभाज्य है, ठीक है। विभाजित हो रहे हैं तो लिखेंगे कि हाँ दिया हुआ कथन सत्य है, क्योंकि कई उदाहरण लेकर हल करने पर दो क्रमागत विषम संख्याओं का
योग 4 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। अब अभाज्य गुणनखंड किन व्यंजकों में किया गया है वो ज्ञात करना है। अब हम एक एक कर को देखते हैं। ठीक है, अब 24 को देखिए, तो 24 का क्या गुणनखंड क्या है, 2 3 4। अब 4 को तो हम और तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 में, तो ये नहीं है। ठीक है, 56 को देखिए, 56 को 1 7 इंटू 2 2 2। हाँ, ये सभी क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्या है, तो ये कथन सही है। 70 को देखिए, तो 5 दूना 10 10 सटे 70, ये भी ठीक है, इसको अब तोड़ा नहीं जा सकता है, ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। इसको अब देखते हैं, 3 दूना 6 9 6 54 54 टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यह 9 है, 9 को और भी तोड़ा जाता है 3 इंटू 3, तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, इसीलिए ये कथन गलत है, ये कथन सही है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 8 में अभाज्य गुणनखंड का कौन कौन सा व्यंजक है, तो बी है और सी है, बी और सी है। ठीक है, इस तरह से हमारा 8वां भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है, एक संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। माने एक संख्या 18 है जो 2 और 3 दोनों से उसमें भाग लग रहा है या कट जा रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि यह 2 गुने 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। अभी 18 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। अब हमसे पूछ रहा है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 6 गुने 4 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम देखिए क्या लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि क्या कोई संख्या ले लेते हैं। अब जैसे ये कहा 6 को मान लीजिए 12 संख्या लिए, समझने के लिए 12 लिए। अब 12 संख्या को देखिए कि ये 4 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है। ठीक है, 4 से भी विभाजित है और 6 से भी ये विभाजित है, लेकिन ये 4 गुने 6 24 से विभाजित नहीं है। ये संख्या 24 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, क्या नहीं, संख्या 12 दोनों संख्याओं 4 और 6 से विभाज्य हैं, परंतु संख्या 12 संख्या 24 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और मन कोई एग्जांपल ले सकते हैं। अब जैसे ये 12 हो गए, उसके बाद 3 6 12 4 6 24 36 को ही ले लीजिए, 6 6 हो जाएगा, 9 9 चुका 36। ठीक है, मान लीजिए 36 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 हो जाए, 6 इंटू 6 हो जाएगा 9 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो संख्या लगेगा ही। ठीक है, तो सब संख्याएं नहीं लगेंगी। अब जैसे इसको देखिए, तो ये तो 36 में ये दोनों का कॉम्बिनेशन के 36 आ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 से 36 वन टाइम में लग सकता है। तो ठीक है, तो ये संख्याएं हम नहीं लेंगे,
आपको वो संख्याएं नहीं लेना है जो विभाजित हो जाए, वो संख्या के उदाहरण देकर हमको बताना है कि जो नहीं है। यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में हम क्या पूछ रहा है कि मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। मैं क्या हूँ? 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या का आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब ये सब क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं अथवा एक से भाग लगे, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मैं 4 अन्य भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। तो 4 अलग अलग छोटी अभाज्य संख्या कौन है? क्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? तो 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 सते 210। तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 210। ठीक है, समझ में आ गया? वो इसमें इतना ही है। अब ये हमारा इस तरह से प्रश्नावली 3.5 भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप मुझे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।